चलिए, सो आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। और ये सेशन ना केवल यूएससीएमए बल्कि दुनिया में जो भी फाइनेंस और अकाउंटिंग का कोर्स होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक सेशन जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट सेशन है हमारा। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इसकी पूरी सीरीज चलेगी, तो मैं इसलिए वेट कर रहा हूं कि जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी बच्चों को समझाया गया है कि टाइम से आए, बट स्टिल। सो आज से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर्स की शुरुआत हो रही है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे हम उसको, हम ये कहें कि जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सीरीज का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या नाम है सर? इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं और उसकी पूरी समरी नोट्स भी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए कि सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है। इंटरनेशनल ट्रेड सेगमेंट को जो स्टार्ट कर रहे हैं, यूएससीएमए में एटलीस्ट एक केस स्टडी, एक एज ए राइटिंग इसमें से आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक लिया है मैंने और सबका कहना है कि सर एक एज ए राइटिंग इसमें से आ रही है। और इवन सीपीए की जो एग्जाम होती है उसमें से सिमुलेशन भी इसके ऊपर पूछा जा रहा है। एसीसीए की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इवन आईएफआरएस को समझने के लिए डिप्लोमा इन मतलब दुनिया में हर जगह इसके ऊपर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सेगमेंट का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारी एक सीरीज का हमने नाम दिया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। को आज हम समझने वाले हैं। यूएससीएमए पार्ट 2 में 8वें नंबर की यूनिट ग्लैम सॉफ्टवेयर में ये है। और सीपीए में बीसी सेक्शन में है, फार सेक्शन में है, दोनों जगह है ये। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। एसीसीए के भी बच्चे, क्योंकि इस लेक्चर को तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो ये पूरी सीरीज, इसके ऊपर हेज अकाउंटिंग, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब इतना कुछ सीखेंगे इस सेगमेंट में कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं इस बात से कि सर 10 मार्क्स, हमें इसमें एटलीस्ट 10% मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी जो मुझसे डाउट पूछते हैं, बोले सर ये वाला सेगमेंट आप एक बार पूरा डिटेल और समझा दो। वैसे तो मेन लेक्चर जो हमारे होते हैं उसमें भी समझाया है, ये फंडामेंटल लेक्चर है हमारे, पर इसमें मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो को कवर करूंगा। मतलब पूरा स्टॉक एक्सचेंज, आपको फॉरेन एक्सचेंज, आपको फॉरवर्ड, फ्यूचर, डेरिवेटिव्स, हेज, करेंसी स्वैप, हर वो चीज में समझाने जा रहा हूं। मतलब अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है आज इंटरनेशनल ट्रेड का। तो अब सर जब हम बार बार बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो हमें यह समझना चाहिए कि सर इंटरनेशनल ट्रेड में दो सिचुएशन हो सकती है। क्या सिचुएशन हो सकती है? दो। या तो आप इंपोर्ट करेंगे या गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पे फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। या तो आपको फॉरेन करेंसी मिलने वाली है या आप फॉरेन करेंसी क्या करने वाले हो? बाय करने वाले। दो ही सिचुएशन होगी ना। तो अगर हम बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटिंग आती है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा क्योंकि मैंने बताया मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बहुत अपना नॉलेज मुझे बताने की कोशिश करेंगे जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। सो मैंने यहां पे आपसे बात करी कि सर दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो इंपोर्ट और एक सिचुएशन होती है एक्सपोर्ट। आप मुझे बताइए फॉरेन करेंसी आपको यहां पर किस सिचुएशन में बाय करनी पड़ेगी? व्हाट कंडीशन जिसमें आपको फॉरेन करेंसी बाय किस में करनी पड़ेगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है कि सर जब हम इंपोर्ट करते हैं तब फॉरेन करेंसी बाय करें या एक्सपोर्ट करते हैं? तो सर सीधी बात है, हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, है ना।
बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ऐसा समझेंगे कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं ना, जब तक बच्चे सारे जुड़ रहे हैं, तो बीच बीच में बच्चे जुड़ रहे हैं इसलिए मुझे ऐड करना पड़ रहा है। तो आप इंडिया में हैं और मान के चलिए आप यूएसए में गुड्स सेल करना चाहते हैं, गुड्स क्या करना चाहते हैं, वहां से बाय करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां का जो सप्लायर है अगर वो आपको इनवॉइस, जो इनवॉइस है वो यूएसडी में बना के देगा, तो आप क्या करोगे, उस आपने लेट से $1000 का गुड्स बाय किया, $1000 का गुड्स आपने बाय किया है, हाँ सर, और आपने जाके बैंक से पूछा कि अगर मुझे $1 खरीदना हो तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो लेट से बैंक ने बताया $70, 70 INR, यही होगा ना। तो सर इसका मतलब हमें एक बात तो ये ध्यान रखना है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंपोर्ट, यहां लिखते जा रहा हूं, बहुत छोटी छोटी बातों को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इंपोर्ट करते हैं, अभी भी बच्चे जुड़े जा रहे हैं, सबको मैं समझा चुका हूं कि टाइम से जुड़िए, पर कोई भी स्टूडेंट टाइम से आने को तैयार नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं सर इंपोर्ट के केस में, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं मतलब हमने फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाय किया, तो हमें यहां पर फॉरेन करेंसी, या शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फॉरेन करेंसी क्या करनी पड़ेगी सर, बाय करनी। और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, और मान के चलिए हमने इनवॉइस डॉलर में बनाई। आप सोचिए, आप एक कॉमन सेंस लगाइए कि सर हम इंडिया में हैं, हमने अमेरिका में माल बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, तो हमें क्या, कौन सी करेंसी मिलने वाली है, डॉलर मिलने वाली। उसने हमें लेट से $1000 दे दिया, इस डॉलर को लेकर हम क्या करेंगे, इस डॉलर का हम क्या करेंगे बताइए, आप क्या करोगे, आप इस डॉलर का, आपको $1000 मिले तो आप ले जाकर क्या कर दोगे, बैंक को सेल कर दोगे। यही दो सिचुएशन होने वाली है। तो सर अब हमको एक चीज तो ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि हम इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं। मतलब जो मैंने शीट आपको, जो पीडीएफ में मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में दो सिचुएशन होती है। कौन कौन सी दो सिचुएशन होती है सर, या तो आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमेशा वहां पर एक रिस्क इन्वॉल्व होती है। इस रिस्क का नाम है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इसी को हमने समझना है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हमने समझना। आपसे यूएससीएमए के सिलेबस में, सीपीए के सिलेबस में कभी भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर देखने का वर्ड आपको मिले तो आपको यह समझना है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का पहले मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो अगर हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की बिल्कुल डेफिनेशन को पढ़ें, क्या पढ़ें, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की डेफिनेशन को, तो क्या बोलती है डेफिनेशन, बच्चे बीच बीच में फिर जुड़ रहे हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अ चेंज इन एक्सचेंज रेट। मतलब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब अराइज होता है, जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है। टेक एग्जांपल, आप सोचिए आप इंडिया में हैं और आपने यूएसए से माल बाय करना है, तो यूएसए से जब माल बाय करेंगे तो वो तो डॉलर में आएगा, डॉलर में आएगा ना। हाँ सर, डॉलर हमको मिले, यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर में आएगा। तो लेट्स से 1 जनवरी को आपने गुड्स इंपोर्ट किया है, क्या किया है, इंपोर्ट, और उस दिन डॉलर की रेट $1 = 70 था, और आपको इस गुड्स का पेमेंट आज से 1 महीने बाद 31 जनवरी को पेमेंट करना है। आज आपने बाय किया,
$1000 का गुड्स, और आज से 1 महीने बाद आपको $1000 आपके यूएस सप्लायर को पे करना है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, यहां पर रिस्क है या नहीं है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या कुछ रिस्क इन्वॉल्व है सर यहाँ पे? क्या रिस्क इन्वॉल्व है? पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में रिस्क तो है, बट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क, उसको भी तो समझना जरूरी है। तो सर सबसे पहली रिस्क यहां पर यह है कि आज $1.70 का मिल रहा है। अगर मैं बैंक के पास आज जाता हूं तो बैंक बोलेगी, बोले $1000 इंटू 70 मुझे दे दो, तो $70,000 आप देकर $1000 अपने सप्लायर को पे कर सकते हो, लेकिन आज तो पे नहीं करना, 31 जनवरी को पे करना है। तो आप बैंक के पास कब जाओगे? 31 जनवरी को जाओगे। तो उस दिन अगर $1 इज इक्वल टू 75 हो जाए तो आपको बैंक को 75,000 पे करना पड़ेगा। तो जो आज आपको 70 पे करना था, आप आज उसको 75 पे कर रहे हैं 1 महीने बाद, तो ये जो 5,000 है इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? लॉस। सर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई सर, बहुत सिंपल सा लगा सर हमको कि सर आज $1.70 का था, 1 महीने बाद 75 का हो जाएगा, तो 5,000 का हमको लॉस हो सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है? बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर आज का रेट 1 जनवरी, 1 जनवरी $1 इज इक्वल टू 70, और ये 31 जनवरी, 31 जनवरी को चांसेस हैं कि $1 इज इक्वल टू 75 हो जाए। सभी स्टूडेंट से मैं उम्मीद कर रहा हूं, जो क्लास में अभी 35-36 स्टूडेंट अभी आए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं, वो अपना अपना आंसर सोच के रखें, यहां पर कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं। सभी बच्चों को इस बात का आंसर देना कंपलसरी है कि मैं देख रहा हूं कि कौन कौन स्टूडेंट लिख रहा है। दिव्येश कह रहे हैं सर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर डॉलर सब बोल रहे हैं कि अप्रिशिएट हो रहा है, कि सबका ये कहना है कि अगर आज $1 में 70 इंडियन रुपीज आते हैं और अगर आज से 1 महीने बाद 75 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर डॉलर क्या हो रहा है? डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। यस, क्योंकि पहले $1 में 70 करेंसीज आ जाती थी, अब $1 में 75 आना शुरू हो रही है। तो इसका मतलब सर यहां पर $1 इज इक्वल टू 70 है, तो $1 में 70 आता, अब $1 में 70, तो इसका मतलब जो हमारा इंडियन करेंसी है INR, वो क्या हो रहा है सर? वीक हो रहा है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर इंपोर्ट इंडिया में इंपोर्ट बढ़ जाएगा या एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा इस सिचुएशन में? अगला क्वेश्चन ये, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि कौन सी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, अप्रिशिएट हो रही, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि पहले $1 में 70 आते थे, अब $1 में 75 आ रहे हैं। अब इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया में अगर इस प्रकार का फ्लक्चुएशन आता है कि हमें लगता है कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट बढ़ेगा या हमारी कंट्री के लोग एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे? आप सभी को 30 सेकंड का मौका दिया, सोच के बताना। फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर डॉलर बढ़ता है तो इंपोर्ट ज्यादा होता है या एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बस यही क्वेश्चन आपको सोचना। 34 के 34 बच्चे जो भी लाइव बैठे हैं वो आंसर दें। 14 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और बाकी सबका कहना है एक्सपोर्ट इज मोर एडवाइजेबल। कफील लिख रहे हैं सर एक्सपोर्ट इज मोस्ट एडवाइजेबल, हर्ष लिख रहे हैं एक्सपोर्ट। तो सर अगर हम इसको रट्टा ना मारते हुए इसको समझने की कोशिश करें, अभी हम एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, है ना? एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप, आज एक्सपोर्टर ने 1 जनवरी को $1,000 का गुड्स बेच दिया, तो अगर उसको अभी ये पैसा मिलता
अभी ये पैसा उसको मिलता तो उसको 70,000 रुपए मिल जाते, लेकिन अब उसको पता है कि अगर डॉलर की रेट 70 से 75 हो गई तो इस डॉलर की जगह 1,000 डॉलर की जगह 70,000 की जगह उसको 75,000 मिल जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने देश से एक्सपोर्ट क्या करना कर देगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो अब चले जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हमने फॉरेन कंट्री से माल बुलवाया, वो हमको पहले 70,000 रुपए का पड़ता था, क्योंकि हम $1 70 रुपए में खरीदते थे और $1,000 के लिए 70,000 का पे करना पड़ता था। आज वही गुड्स हमें 75,000 में पे करना है, तो हम हमारे इंपोर्ट की क्वांटम को क्या कर देंगे, लो कर देंगे। तो अब आप लॉजिक से सोचो, आपके देश में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, आप मुझे बताइए। तो सर इंडिया का रुपया यहां पे फिर आने वाले समय में स्ट्रांग हो जाएगा या वीक हो जाएगा अगर इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? तो अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, सिंपल लॉजिक आपको लगाना है। आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड और लॉजिक से ही चलेंगे। सर अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब सर उनके पास डॉलर बहुत ज्यादा आ जाए और रुपया बहुत कम जाए अपने देश से। आप सोचो, फॉरेन कंट्री वाले आपसे बहुत ज्यादा माल खरीद रहे हैं, आपसे माल पे माल खरीद रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी इंडियन करेंसी भी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको लॉजिक यहां पे सोचना है अप्रिशिएशन वर्सेस डेप्रिशिएशन। अब सर हम इंडिया के रुपए से हिसाब से तो बड़े आसानी से समझ गए, क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, कुछ बच्चे दूसरी कंट्री से भी बैठे हैं। हमने इंडिया का एग्जांपल लिया, हम थोड़ा जापान और यूएसए का एग्जांपल लेंगे, या यूके का एग्जांपल भी लेंगे, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सको, क्योंकि इंडिया का एग्जांपल तो नहीं आएगा ना। यूके और यूएसए की बात करते हैं। अभी 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 है। 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 है, और आज से 1 महीने बाद 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 हो जाए। बताइए किस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा? आपसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, किस कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, किस कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आज 1 पाउंड इज इक्वल टू $2 है, और अगर आज से 1 महीने बाद 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.5 हो जाए। अब आपको दूसरा देश मैंने पहुंचा दिया, अमेरिका और लंदन दोनों कंट्री, ब्रिटेन और यूएसए पहुंचा दिया। अब आप ये बात सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्रिसिएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन आपको सोचना। तो बच्चे कुछ सोच रहे हैं तो सोचिए आप लोग। तो अब सीधा सबसे पहला क्वेश्चन, तो एक्सपोर्ट कहां पे बढ़ेगा, तो क्या बच्चे लिख रहे हैं ये मैं देखना चाहूंगा। एक्सपोर्ट किस कंट्री में लिख रहे हैं, कि सभी लोग लिख रहे हैं सर यूएसए में एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यूएसए का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। आपको ये देखना है कि आपकी होम करेंसी, आप अगर यूएसए में हैं तो आपकी होम करेंसी कौन सी है सर, डॉलर है। तो आपको यहां पे देखना है कि फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या यहां पे फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, अप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है, क्योंकि आधे बच्चे दिव्येश लिख रहे हैं सर अप्रिशिएट हुई है। मैं बोल रहा हूं फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है। तो सोचिए कि पहले 1 पाउंड के लिए यूएसए $2 देने पड़ते थे, अब 1 पाउंड के लिए $1.5 ही देना पड़ रहा है। इसका मतलब फॉरेन करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई है और होम करेंसी क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है। और बच्चों जब होम करेंसी अप्रिशिएट हो जाए तो आप सोचो
आपने अगर 1000 पाउंड का माल बेचा होता पहले, लॉजिक से सोचना, 1000 पाउंड का, तो आपको कितने डॉलर मिलने वाले थे? $2000 मिलने वाले थे। अब आपको मालूम है कि इस 1000 की जगह, इस 1000 की जगह आपको कितने मिलेंगे? 1.5। तो बेटा जब यहाँ पे आपको $1500 ही मिलने वाले, तो जब आपको ऐसी सिचुएशन में अगर लॉस हो रहा है तो आप एक्सपोर्ट करने, आपको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। आप माल बनाकर फॉरेन बेचते हो और अपने देश में आपको पैसा कम मिलने वाला है। तो अगर करेंसी, इसीलिए शेयर मार्केट में देख लेना, आप अगर शेयर मार्केट को थोड़ा सा फॉलो करते हो, अभी डॉलर बढ़ रहा है, तो जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट कंपनी, जैसे विप्रो का शेयर देख लेना, विप्रो कंपनी का जो शेयर है वो नीचे गोता खाते हुए दिखेगा आपको। मेरे 25-50 लाख निपट गए इस चक्कर में। आपको अपने दुख की बात बता रहा हूं बेटा, जो अपने पे पेन होता है तो ज्यादा अच्छे से पता चलता है। तो आप देखना जरा कि जितने भी, क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर उनका सारा बिजनेस एक्सपोर्ट का है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाते अपने देश में है, बेचते अमेरिका में, और अमेरिका का डॉलर मजबूत हो जा रहा है। $1 = 80 हो गया है। तो अगर $1 80 हो गया, इसका मतलब फॉरेन करेंसी अगर स्ट्रांग होती है, फॉरेन करेंसी स्ट्रांग होती है, तो हमारे देश में से एक्सपोर्ट कम होते जाते हैं। और अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके यहां इन्फ्लेशन रेट हाई होगी या लो होगी, तो अगला क्वेश्चन आप बताइए कि अगर मान के चलिए फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? अगला क्वेश्चन ये। मोदी जी फिर आपसे बोलते रहते ना कि हमने पेट्रोल महंगा क्यों कर दिया है। बेटा पेट्रोल हमने इसलिए महंगा कर दिया है कि पेट्रोल खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। और अगर आपको पेट्रोल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर देने के लिए आपको, डॉलर खरीदने के लिए इंडियन रुपीस ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। और कोई चीज का आउटफ्लो बढ़ जाए और इनफ्लो कम हो जाए, डॉलर आपकी जेब से ज्यादा जाने लगेंगे ना, क्योंकि आपको ज्यादा इंडियन रुपीस देना पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सर इन्फ्लेशन भी बढ़ते जाएगी। और इन्फ्लेशन होते जाएगी मतलब मनी की परचेसिंग पावर यहां पे स्ट्रांग हो जाएगी या लो हो जाएगी? अगला क्वेश्चन ये भी है। मनी की परचेसिंग पावर, मनी अपनी वैल्यू कहीं ना कहीं क्या करते जाएगा सर? लो होते जाएगा। वेलकम टू यूएससीएमए, ये पढ़ना है बेटा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आप जो इंटरनेशनल कोर्सेज पढ़ते हैं, आपको बिजनेस माइंड बना देता है बेटा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने एक बार यूएससीएमए को या इंटरनेशनल प्रोफेशन को पास कर लिया, ये खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, आज जो आपकी वैल्यू है, ये वीडियो रिकॉर्ड करके बोल रहा हूं, आज जो आपकी वैल्यू है उससे 10 टाइम्स आपकी वैल्यू हो जाएगी। बस आपको चीजों को क्या करना है? अच्छे से समझना है। तो अब हम वापस से उसी पे आते हैं कि सर आपने हमें अभी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के बारे में आपने हमको समझाया, जिसमें हम यहां लिख रहे थे कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अ चेंज इन एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिस एक्सपोजर इज डिराइव फ्रॉम द चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये किससे अराइज होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट से, बिटवीन द डेट व्हेन ट्रांजैक्शन इज बुक्ड एंड व्हेन इट्स सेटल्ड। मतलब दो सिचुएशन। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब आप ट्रांजैक्शन को बुक करते हो और ट्रांजैक्शन को सेटल करते हो, उसके बीच में अगर फॉरेन करेंसी में चेंज आ जाए, तभी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है? अराइज होता है। अब मैं आपसे एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कमजोर दिल के व्यक्ति देने की कोशिश ना करें। जिनका हार्ट थोड़ा सा कमजोर है वो इस क्वेश्चन को ऊपर से जा सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इंडिया में रहकर भी यूएसए में माल बेचूं, अमेरिका की इंडियन कंपनी अगर यूएसए में गुड्स बेचे, ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है कि कोई रिस्क ही ना हो? इस क्वेश्चन का आंसर केवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट और जो थोड़ा सा सोच सकते वही देंगे। क्या बोल रहा हूं? इंडियन कंपनी अमेरिका में माल बेचे और रिस्क जीरो हो जाए, क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है?
कोई रिस्क ही ना हो सर। अगर आपने इस बात का आंसर दे दिया, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी हो बेटा। अनलेस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ना हो, बस पहले बोल रहा हूँ, कोई सीए स्टूडेंट होगा तो मैं नहीं मानूंगा, पढ़ के पहले से आ रहे हैं, इसीलिए मैं सीए स्टूडेंट को बार बार बोलता रहता हूँ, सीए नहीं होना चाहिए आपका बैकग्राउंड बस। कुछ कंडीशन, अच्छा कुछ लोगों ने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करी कि सर बिल्कुल रिस्क ना हो। एक ने लिखा हेजिंग। बेटा हेजिंग का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। हमने ये बोला कि रिस्क ही ना हो। अगर रिस्क ही ना हो, ऐसी कौन सी सिचुएशन सर इंडियन कंपनी अमेरिका के कस्टमर को माल बेच रही है? बेटा वो कंडीशन होगी जब आप इनवॉइसिंग फॉरेन करेंसी में ना करो। इंडियन कंपनी अमेरिका को माल बेचे और इनवॉइस इंडियन रुपीज में बना दे। आप ऐसा सोचो, 1 जनवरी आपने अमेरिका में लोगों को माल बेचा, बोले आज से 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए का हम इनवॉइस बनाते। बताइए क्या रिस्क? कोई रिस्क है बेटा? ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे, आप रट्टा मार रहे सर, हम तो किताब पढ़े रात रात भर और पता नहीं क्या पूछ लिया सर हमने, ऐसी तो कोई बात ही नहीं बताई थी आपने। अरे आप कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा, कि अगर इंडियन कंपनी अपने फॉरेन सप्लायर को बोले भैया आप कहीं भी बैठे हो, हमारा देश भारत है महान, हम आपको जो भी इनवॉइस बनाएंगे वो इंडियन रुपीज में बनाएंगे। तो आज आप 1 लाख रुपए चाहे अभी रिसीव करो चाहे 1 लाख रुपए, तो फॉरेन करेंसी रिस्क ही नहीं है बेटा। तो हमेशा ध्यान रखो, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कब अराइज होता है? जब आप डिफरेंस करेंसी में डील करते हो। लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज ओनली अप्लाइड टू द पार्टी इन अ ट्रांजैक्शन that has to pay receive fund in a different currency. The party only dealing in home currency is not subject to translation exposure. तो ट्रांसलेशन एक्सपोजर यहां पर अराइज होगा ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर हेजिंग, बेटा हेजिंग को समझेंगे लेकिन अभी नहीं समझेंगे सर क्या यहां पर। अब एक ने बोला सर एक रिस्क तो हो सकती है डिफॉल्ट रिस्क। बेटा वो डिफॉल्ट रिस्क तो तुम दुनिया में किसी भी करेंसी में कर लो। कल को मैं आप किसी से पैसा ले लो और बोले हम तो जिसका पैसा लेते हैं उसका पैसा देते नहीं है, हम तो सीधे ऐसा करते हैं और जिसको जो बनता कर ले। तो बेटा इस रिस्क को ट्रांसलेशन रिस्क नहीं, ये डिफॉल्ट रिस्क कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफॉल्ट रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन रिस्क। तो जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है वो कब अराइज होता है? ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अब एक ने पूछा सर ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांजैक्शन का मतलब समझाएं। ट्रांसलेशन होता है आप फॉरेन करेंसी को अपनी डोमेस्टिक करेंसी में अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांजैक्शन मतलब जो आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मतलब जब रिकॉर्डिंग ऑफ फंड और सेटलमेंट ऑफ फंड के बीच में अगर फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन आ जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये शुरुआत थी। अब आपके सामने पीडीएफ बनी हुई है जिसमें मेंशन है इंपोर्टिंग द गुड्स। तो व्हेन बिजनेस इज इंपोर्टिंग गुड्स इन होम करेंसीज वीकनेस द फर्म इनकर्ड लॉसेस। मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और आपके देश की करेंसी वीक हो जाए, आप सोचो आप ऑयल कहां से खरीदते हो? कौन सी कंट्री है? सऊदी अरेबिया से खरीदते हो ना। आपने ऑयल इंपोर्ट करा और शेख साहब को बोल दिया मोदी जी ने रात को 8 बजे की हम 3 बजे 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है हम तो आपको देहराम, जो भी करेंसी, मुझे नहीं पता सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है या कतर की करेंसी क्या है, उन्होंने बोला कि हम आपको पैसा 3 महीने बाद करेंगे। अगर मान के चलिए देहराम और इंडियन रुपीस के बीच में अगर इंडियन रुपीस वीक हो जाए तो जो देहराम हमको खरीदना पड़ेगा उसके लिए ज्यादा इंडियन रुपीस देना पड़ेगा। तो हमारी करेंसी अगर डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है तो इंपोर्ट के केस में हमें क्या होता है? लॉस होता है। बेटा एग्जाम इज ऑल अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस थ्योरी, अब हम इस थ्योरी को देखो, हम पढ़ थ्योरी नहीं लेकिन हम प्रैक्टिकल सिनेरियो रख रहे हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी बेटा थ्योरी पढ़ो तो प्रैक्टिकल सोच सको, वहां आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, दे विल गिव यू सिचुएशंस। जब हम नेक्स्ट क्लास आपसे लेंगे तो हम आपको उसमें सिचुएशंस डालेंगे और आपसे पूछेंगे यहाँ क्या करना चाहिए। तो अगर आपकी होम करेंसी यहां पर स्ट्रेंथ होती है तो ऑब्वियस सी बात है इवन इंपोर्ट के कारण आपको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क। एक्सपोर्ट में उल्टा होगा सर, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट गुड्स करेंगे, तो व्हेन बिजनेस इज एक्सपोर्टिंग द गुड्स, होम करेंसी अगर आपकी वीक होती है तो आप गेन करोगे। मतलब आप अगर एक्सपोर्टर हो तो अगर इंडियन रुपीस गिर भी रहा है ना, तो आपको भले ही देशभक्ति की कितनी भावना आपके अंदर हो, आपको मन ही मन बड़ी खुशी हो रही होगी, बोले चलो रुपया और गिरते रहे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर होम करेंसी वीक हो जाती है तो फर्म क्या करता है, गेन करता है, और वाइस वर्सा हम पढ़ चुके। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन हमें यहां पे लॉजिक सोचना है। अब सर अगर इस प्रकार की रिस्क है तो क्या सर इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है क्या? अब हम इसके लिए एग्जाम्पल समझेंगे। मान के चलो आप सभी लोग अपनी प्रोफेशनल एग्जाम को पास करके, चाहे सीपीए हो चाहे सीएमए पास कर गए, और आपकी शादी हो गई, और आप पास हुए लेट्स से फरवरी में ना, कई बच्चे शादी के चक्कर में बहुत खुश हो गए, बोले चलो सर शादी हो गई, बहुत बढ़िया है, ठीक है। फरवरी में आपकी शादी हो गई, 14 फरवरी को आपने बोला अब तो बढ़िया वैलेंटाइन डे मनाने आएंगे, और हम मनाएंगे यूएसए में, बिल्कुल वहां जाके, न्यूयॉर्क में जाके। आपने पहले से प्लान किया, आप गए बैंक के पास, बैंक से आपने बोला कि यार 14 फरवरी को मैं बैंक वहां पे लैंड करने वाला हूं, मुझे आपसे $1,00,000 चाहिए। आप पहुंच गए थे जनवरी में, जनवरी में आप पास हो गए थे, जनवरी में पहुंच गए, बोले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे सेटल करेंगे हम बिल्कुल, और हम जाएंगे 14 फरवरी को, और $1,00,000 हमें चाहिए। बैंक से आपने पूछा कि यार $1 अभी कितने में दोगे? तो बैंक ने बताया, बोले 70 में देंगे, 70 INR दो और $1 लेके जाओ। अब आपके मन में शादी का तो लड्डू फूट रहा है खूब तगड़ा, लेकिन मन में एक डर भी लग रहा है। क्या डर लग रहा होगा? क्या डर लग रहा होगा कि अमेरिका जाने से पहले कि $1,00,000 चाहिए, आज 70 है, 70 लाख है, कल को 14 फरवरी को ये जो 70 है उसकी जगह अगर वो 80 हो गया तो डॉलर तो 1,00,000 ही मिलेंगे, लेकिन पेमेंट 80 लाख देना पड़ेगा। हाँ सर 80 लाख पे करना पड़ेगा, 70 की जगह आएगा डॉलर 1,00,000 ही, वो वहां 1,00,000 ही डॉलर खर्चा करोगे। अब इस प्रकार की रिस्क को क्या आप किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो? आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, क्या कोई तरीका है? क्योंकि यहां पे लिखा है हेजिंग, मैंने लिखा है हेजिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी, बस ये बात को पढ़ लेना। क्या तरीके से आप इस रिस्क को मैनेज कर सकते हो? एक लड़का लिख रहा है सर हम तो शादी नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया तरीका है, तो रिस्क मैनेज होगी बेटा। एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेज हो गई आपकी, और आपकी लाइफ सेटल हो गई बेटा। शादी लड्डू खाए पछताए हुए है ना कुछ कहानी, तो हो सकता है कि आप लंदन पूरा वर्ल्ड टूर कराओ। बहुत बढ़िया आंसर दिया एक ने, बोले सर हम शादी नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करोगे बेटा, है ना। चलो ये तो मजाक की बात हो गई है, क्या करोगे सर, इस रिस्क को कैसे मैनेज करोगे? तो सर इस चीज के लिए एक हेजिंग टूल होता है जिसका नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब आप 1 जनवरी को बैंक से पहले ही बोलोगे कि बोले यार वो तो फ्यूचर है ना, हम आज ही आपसे $1,00,000 बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते, बाय $1,00,000 को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते, $1,00,000 खरीदेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है डेरिवेटिव्स। क्या बोला जाता है?
डेरिवेटिव्स भी बेटा हम आपको समझाएंगे, आपके मजा आएगा आपको, अगले 5-7 लेक्चर जो 10 लेक्चर हमारे होंगे ना, डेरिवेटिव सब आपको समझ में आएगा। तो आपने बैंक के साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बैंक ने आपको बोला कि कितने में खरीदोगे, आपने बोला यार हमने 71 में खरीदना है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट आपने लगा लिया। तो बताइए यहां आपने अपनी रिस्क को मैनेज कर लिया। यहां जो लाइन मैंने लिखी थी, हेजिंग रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। अब मुझे बताइए, अगर 14 फरवरी जिस दिन आप अपने हनीमून के लिए अमेरिका जाने वाले हो, उस दिन अगर $1 68 का भी हो जाता, तो भी आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ता? तो भी बेटा बैंक को आपने $71 ही पे करना, चाहे आप बैंक से 68। तो हेजिंग का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। हेजिंग का क्या मतलब है? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। और हेजिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी। आज 1 जनवरी को आपको पता है कि मुझे 14 फरवरी को अमेरिका अपने हनीमून पर जाना है, तो मुझे 70 लाख, जो क्या हमने 1 लाख इंटू 71 किया ना, 71 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। आपने अपने आउटफ्लो को पहले ही क्या कर लिया, सर्टेन कर। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हेजिंग एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। तो सर ये जो आपने कबूतर टाइप बंदा बनाया जो एक एरो के ऊपर बैठा है, वो क्या देख रहा है? वो फ्यूचर देख रहा है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सेटलमेंट कब होता है? फ्यूचर में। तो हम यहां पर कुछ और समझने वाले हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा उसके बारे में पूरा डिटेल, अभी हम थोड़ा सा बेसिक समझ रहे हैं, पूरा डिटेल। अभी ये लेक्चर बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब आज नहीं कल के लेक्चर तक भी जाएगा, वो तो हम समझेंगे। लेकिन अभी हम आपको जो फॉरवर्ड और फ्यूचर समझाने वाले हैं, तो यहां पर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो आप पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसको पढ़ लीजिए आप। फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा और कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हम यहाँ पे समझने वाले। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन सब समझेंगे हम। अभी आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझना है, थ्योरी में डेफिनेशन मेंशन है, उसको पढ़ लीजिए। तो यहां पर सर डेफिनेशन जो आपने मेंशन की है, ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, either individual or business. The two parties to contract agree to complete a specific transaction at a set of price on a set of date. मतलब दो पार्टीज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट है। और ध्यान रखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। फॉरवर्ड आर ट्रेड ओवर द काउंटर रेदर देन ऑन एक्सचेंज। दिस मीन्स दैट दे आर फ्लेक्सिबल। मतलब आप और मैं, अरे सिंपल सोचो, आप बोल रहे हो सर आज तारीख हो रही है 9 जुलाई, आई गेस 9 जुलाई होगी आज, है ना, 9 जुलाई हो रही है। आपने मुझसे पूछा सर यूएससीएमए की आपकी मेंटोरशिप की फीस क्या है? मैं यहाँ पे फीस डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेट से मैं सिर्फ सिंपल सा लिख दे रहा हूँ $1500। ये मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सर $1500 आप मुझे पेमेंट कर देना, मेरी मेंटोरशिप बैच की फीस। अब आपने बोला कि सर हमको ना अभी नहीं पढ़ना है, हम तो फ्यूचर में पढ़ना चाह रहे हैं, जुलाई में नहीं पढ़ेंगे हम, ऐसे कई बच्चे आते हैं हमारे, तो फ्यूचर में पढ़ेंगे हम आज से आपसे 3 महीने बाद पढ़ेंगे। हम बीकॉम सेकंड ईयर में, अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है, हम आपसे दिसंबर में पढ़ेंगे। तो मैंने उनको बोला कि बेटा दिसंबर में तो प्राइस बढ़ने वाली है, ये $1500 की जगह हो सकता है $2000 हो जाए, $1800 हो जाए। तो उसने बोला सर एक काम करो ना, आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपके साथ में। तो आपने हमारे और आपके बीच में क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मुझसे यूएससीएमए लेट से आपने डील कर ली $1600। तो आप उस दिन चाहे मैं $1200 में पढ़ा रहा हूं या मैं $1500 में पढ़ा रहा हूं,
आपको मुझे $1600 देना है और पेमेंट पड़ना है, मतलब आपने आपके आउटफ्लो को यहां पे क्या कर लिया है, मैनेज कर लिया आपने अपने आउटफ्लो को कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्लेक्सिबल है, वो स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो रहा। तो आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क ज्यादा होगी। क्या रिस्क होगी बता सकते हो? क्या रिस्क हो सकती, चलो बताओ। क्या कुछ रिस्क है आपके साथ, मैंने ऐसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या रिस्क है? दो रिस्क है। हम दोनों ही एक ह्यूमन बीइंग है और मनुष्य के अंदर भगवान ने बहुत सारे गुण डाले हुए हैं कि वो परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाता है। इट मे बी पॉसिबल कि आप बोले सर हम तो नहीं करना चाहते हैं, हमें नहीं करना यूएससी, हमें तो कोई दूसरा कोर्स करना है, आप डिफॉल्ट करके मैं आपको पहले से प्राइस कोड करके बैठा। और ये हो सकता है कि मेरे पास समय ना हो उस फ्यूचर में, मैं किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाऊं, मेरी प्रैक्टिस यहाँ में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, मेरा कोई क्लाइंट आ जाए बहुत बड़ा, मेरे को अमेरिका लंदन से काम मिलना शुरू हो जाए और मैं बोलूँ यार टीचिंग चलो अपन एक अलग करते हैं, अभी थोड़ा कम पढ़ाते हैं, तो मैं भी डिफॉल्ट हो सकता हूं। तो जहां पर अगर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होते हैं। तो यहां पर क्योंकि किसी प्रकार का कोई क्लियरिंग हाउस नहीं, आप स्टॉक एक्सचेंज नहीं मुकर सकता, देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है। क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज जो आप सेबी में जाके, जो आप स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी और बीएससी में जाकर अगर कोई इस प्रकार का फॉरवर्ड और फ्यूचर खरीदते हो, तो क्या वहां पर कोई डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं होने, कि आपने स्टॉक एक्सचेंज से बोला वो मना नहीं कर सकते। तो यहां पर ध्यान रखिए, फॉरवर्ड इज जस्ट लाइक अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्ड साइज में, एक स्टैंडर्ड लॉट में, एक क्लियरिंग हाउस के माध्यम से, मीडियम ऑफ क्लियरिंग हाउस के एक्सचेंज के थ्रू किया था। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट would be two companies agreed to forward contract on June that states the company A will sell 1000 ton of grain to company B on August for 2000 per ton। A कंपनी B कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम आपको 1000 टन ऑफ ग्रेन $200 पर टन के हिसाब से 1 जून को बेचेंगे। दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। तो बहुत सिंपल है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझना, लेकिन टर्मिनोलॉजी अब कंफ्यूजन शुरू होगा। आपके सामने दो भाई साहब खड़े हुए हैं, बस यहीं पर जो कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको मैंने यहां पर कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाय पोजीशन और सेलर के लिए शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन को समझाया जा रहा है। तो यहां पर एक वर्ड है अंडरलाइंग एसेट एट ए स्पेसिफिक प्राइस। अंडरलाइंग एसेट हो सकता है गोल्ड, हो सकता है। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि हम आपसे गोल्ड बाय करेंगे और हम आपसे यहां पर गोल्ड सेल करेंगे। तो जब आप बायर होते हो तो बायर का मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन और सेलर का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन। लेकिन मुझे ये नहीं समझाना है, मुझे तो कुछ और समझाना है। अब मैं आपसे पूछूं, आप एक किसान हो, फार्मर हो, और आप उगाते हो क्रॉप, फसल। इतना ही पूछूं, आपने बीज बो दिए हैं और उससे आपकी क्रॉप ग्रो हो रही है और आपको पता है कि जुलाई अगस्त में मुझे बेचना है इसको। आपको लग रहा है कि भैया मेरी फसल बढ़ रही है, आप लॉन्ग पोजीशन लोगे या शॉर्ट पोजीशन लोगे? बस इतना आंसर दे दो, किसको लॉन्ग लगता है, किसको शॉर्ट लगता है, और जिसको दोनों के बीच में लगता है वो भी बता दे। लॉन्ग शॉर्ट के बीच में भी कुछ हो सकता है कैसा? मैं एक किसान हूं, मैंने फसल के लिए बीज बो दी है, मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे लॉन्ग करना चाहिए? एक किसान के हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। मेजॉरिटी जनता लिख रही है लॉन्ग। बेटा आपकी फसल उग चुकी है, उगने वाली है, कटने की पोजीशन पर आने वाली है। आपके मन में डर क्या है, प्राइस फॉल का है या प्राइस, एमएसपी वगैरह सुनते हो ना,
मिनिमम सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट दे देती है, वो तो हेजिंग हो गई एक तरीके से। अभी जैसे पंजाब में भगवंत मान जी ने अनाउंसमेंट दे दिया, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं इसलिए बता दे रहा हूं कि भैया हम तो वो मक्के की फसल भी एमएसपी पे खरीदेंगे। तो यहां पे फार्मर की रिस्क क्या हो गई, हेज हो गई, क्योंकि यहां पर उन्होंने पहले से ही बता दिया कि इस प्राइस पे खरीदेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंसेप्ट नहीं होता और किसान को ये डर लग रहा होता, क्या डर लग रहा होता कि यार उसकी फसल कहीं, आज अगर 1,000 मान के चलो 1,000 रुपए का 10 kg वीट आता है, उसके मन में हमेशा ये डर होगा कि ये जो 1,000 की प्राइस है कहीं 800 की प्राइस ना हो जाए। तो वो यहां पर क्या कर लेगा, शॉर्ट पोजीशन ले लेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस गिरने के चांसेस का आपको डर लगता हो, तो आप हमेशा सेलर बनकर उसकी शॉर्ट पोजीशन ले लेते। लेकिन वही मक्का, वही वीट में बेकरी के रूप में बिस्किट बनाना चाहता हूं उसका, बताइए मुझे क्या डर होगा। किसान ने फसल बो दी, बोले भैया इसमें से गेहूं निकलेगा, उसका आटा पिसवाओगे आप और उसको आप अपनी मिल में लेकर आओगे, आपके मन में डर क्या होगा, चलिए बताइए। कि कल को किसान का रेट बढ़ना जाए, नई गवर्नमेंट आकर एमएसपी कुछ और बता दे और वो मुझसे प्राइस ज्यादा ना मांग ले। तो जब वो मुझसे प्राइस ज्यादा मांगेगा तो मेरे मन का एक डर, तो अगर बेटिंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स विल गो अप, तो अगर आपको प्राइस बढ़ने का डर हो तो आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन करते हो। ये केवल और केवल मक्का गेहूं में नहीं। अब आप मुझे बताइए, आपके पास एक टाटा कंपनी के शेयर ऑलरेडी हैं, यू आर होल्डर ऑफ 1,000 शेयर ऑफ टाटा कंपनी। मार्केट हो गया बियरिश और बुलिश, वर्ड हम सुनेंगे यहां, आप सुनने वाले हो मार्केट बुलिश, बुलबुला। एक आप देखते ना बुलिश, आप देखो पानी में एक मग्गे में पानी लेना, वो बुलबुला होता है, बबल बनता है, टेम्परेरी होता है, लंबे समय तक सरवाइव नहीं करता। मार्केट अगर बुलिश है, ऐसा क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में, मैं आपको एमसीक्यू के आंसर दे रहा हूं बेटा, लॉन्ग पोजीशन करोगे कि शॉर्ट पोजीशन करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इसका आंसर दे दो कि टाटा कंपनी के शेयर हैं और मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है, बुलिश हो चुका, बुलिश, आप क्या करोगे। देखो कमाल की बात है, सारे बच्चे आंसर सही देना शुरू कर, आप कुछ शॉर्ट बोल बैठे बेटा, कुछ शॉर्ट बोल बैठे। अरे अभी तो पढ़ा बेटा, अगर प्राइस ऑफ अंडरलाइंग, आप सोचिए यार, ऐसा सोचो यार, आपके पास टाटा कंपनी के शेयर हैं, यहां साफ मैंने लिखा हुआ है कि लॉन्ग पोजीशन बेटिंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विल गो। आपके पास टाटा कंपनी के शेयर है, वो लेट से आपने 1,000 में खरीदा और आपको लगता है मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट हो गया है, तो आपको लगेगा कि प्राइस बढ़ सकती है, आप पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि मैं 1,000 की जगह आपसे 1,050 में खरीदूंगा, और मार्केट में अगर उसकी कीमत उस दिन 1,200 हो गई तो आपको तो स्टिल 1,050 में मिल जाएगा। तो यहां पर आप क्या बनाओगे, लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, शॉर्ट क्यों बनाओगे बेटा। तो जो शॉर्ट लिख रहे हैं वो फिर से सोचिए, तो लॉन्ग और शॉर्ट ना केवल कमोडिटीज में, बल्कि लॉन्ग और शॉर्ट किस में डील किया जाता है, करेंसीज में भी डील किया जाता है, कमोडिटीज में डील किया जाता है, सभी चीजों में डील किया जाता है। ये बात आपको यहां पर समझनी आना चाहिए थी, तो कुछ बच्चे नहीं बोल पाए। तो लॉन्ग फ्यूचर, अभी यहाँ पे वर्ड आ रहा है फ्यूचर, तो फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो ध्यान रखिए लॉन्ग कब करते हैं, तो ये पूछे जाएंगे बेटा लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें और डिटेल में जाएंगे हम, जब हम पुट कॉल डेरिवेटिव्स पूरा पढ़ेंगे। तो लॉन्ग फ्यूचर हेज is appropriate when you know you will purchase assets in the future and want to lock the price। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान के चलिए मैं एक बेकरी वाला हूं, मुझे किसान की प्राइस, मुझे लगता है कि वो जो मुझे वीट सेल करेगा
उसकी प्राइस बढ़ सकती है, और अगर मैं फ्यूचर में उसको बाय करना चाहता हूं तो मैं यहां पर क्या कर लूंगा, उसको लॉन्ग फ्यूचर कर दूंगा। तो हेजिंग में आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आज के लेक्चर में आपको पूरा इसको रिवाइज करके रखना है। जब हम कल का लेक्चर आएंगे तो कल हम टेक्निकल क्वेश्चन और उसके बाद इसके एमसीक्यू, बहुत सारी चीजों को, ये सेगमेंट जो है हमारा बहुत लंबा चलेगा, मतलब वैसे मैंने मेन लेक्चर में इसको पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल कुछ बच्चों का कहना था कि सर इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आए थे, कॉन्सेप्चुअल डाउट्स आए थे, तो उसको मैंने यहाँ पे एक सीरीज शुरू कर दी है जिसमें हम पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी, सबको डिटेल समझने वाले। ये सीरीज आपको यूएससीएमए सीपीए को पास करने में हेल्प करने वाली, स्पेशली अगर मैं यूएससीएमए के पार्ट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला अगर हम बात करें, शॉर्ट फ्यूचर हेज इज एप्रोप्रिएट व्हेन यू नो यू विल सेल एन एसेट्स इन द फ्यूचर एंड वांट टू लॉक इन द प्राइस। बेटा ये समरी दी है मैंने आपको, बुक की लैंग्वेज पढ़ने जाओगे ना बड़ा टेक्निकल लगेगा, सच बोल रहा हूं। रिव्यू प्रोवाइडर्स अमेरिका के हमारे इंडियन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते हैं। हम इंडियन स्टूडेंट की जो साइकोलॉजी है एग्जाम्पल देके थोड़ा सा डिटेल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पढ़ना। तो शॉर्ट फ्यूचर आप कब करते हैं, व्हेन यू नो यू विल सेल एसेट्स इन द फ्यूचर एंड वांट टू लॉक इन द प्राइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट के नाम से जानते हैं। तो वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है कि फार्मर एग्री टू सेल 5000 kg wheat at 40 kg आफ्टर 3 मंथ, और एक ब्रेड मेकर है, तो दोनों अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिखना चाहिए मेरे हिसाब से तो स्क्रीन सभी को, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं सर स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है ना, विजिबल। तो ये हम एक फॉरवर्ड और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में क्या पढ़ रहे थे, बेसिक कंसेप्चुअल को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहां पे बताया, अब आपके दिमाग में कभी भी हेजिंग करते समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर हेजिंग में शॉर्ट पोजीशन वर्सेस लॉन्ग पोजीशन फॉरवर्ड में क्या होगी। आप जब भी कभी कंफ्यूजन हो, इस लेक्चर को, ये दोनों पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लेना, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब मैं आपको कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में समझाऊंगा कि सर हेजिंग वर्सेस स्पेक्यूलेशन का सबसे बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं और कुछ लोग हेजिंग करते हैं। तो आप मुझे बताना कि ये हेजिंग में आएगा कि स्पेक्यूलेशन में आएगा, आप मुझे बताएंगे, मैं आपके सामने एग्जांपल पूछता हूं। ये मिस्टर एलेक्स हैं, ये मार्केट को लेकर बड़े ऑप्टिमम सोच है इनकी, ऑप्टिमिस्टिक है ये। इनको मार्केट आने वाले समय में बढ़ते हुए दिख रहा है। इनको लगता है कि यार निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी एंड एनएससी बीएससी बढ़ने वाला है। तो ये मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और पूछ के आते हैं, बोले मैंने ना 10 शेयर्स देखे हैं, इन 10 शेयर्स के ऊपर मैं आपसे एक लॉन्ग पोजीशन बाय करना चाहता हूं, बताइए इनका इंटेंशन क्या है, ये हेजर है या स्पेक्युलेटर है? आपके दिमाग में पहले चीज आ जाना चाहिए। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कुछ बच्चे बोल रहे सर प्लीज रिपीट। मिस्टर एलेक्स स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं, उनको लगता है मार्केट बुलिश है, मार्केट बढ़ने वाला है, ये 10 शेयर के लिए लॉन्ग पोजीशन बाय करके आ जाते हैं। अगर इनकी पोजीशन को आप क्या कहोगे? इसको हम बोल रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है ना,
दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम पता है क्या है? इसका एक और नाम है इस फ्यूचर, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहली बात, हेजिंग नहीं कह सकते इसको। ये भाई साहब किसी भी प्रकार की रिस्क को एलिमिनेट करने की सोच ही नहीं। बताइए, ये तो इनके पास रिस्क किस चीज की? रिस्क तो इनको कुछ है ही नहीं ना यार। अगर ये सोचते कि टाटा कंपनी पावर बनाती है और इनके पास एक इलेक्ट्रिसिटी है, इनको एक प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट बनाने के लिए इनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और इनके मन में डर है कि यार जो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कहीं फ्यूचर में बढ़ ना जाए, तो इन्होंने इस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए टाटा कंपनी के शेयर क्यों खड़े? क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो टाटा पावर, अगर मान के चलिए पावर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, तो टाटा कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इधर इनको प्रॉफिट हो जाएगा, बट इनका इलेक्ट्रिसिटी जो महंगी हो जाएगी तो इसके कारण इनको लॉस हो जाएगा। इस प्रॉफिट से इस लॉस को इन्होंने क्या कर लिया? सेटअप कर लिया। तो जब आप किसी लॉस को किसी प्रॉफिट से सेटअप करने का मोटिवेशन रखते हैं, उसको बेटा हम हेजिंग बोलते हैं। लेकिन आपका इंटेंशन किसी लॉस को सेटअप करना ना हो, आप प्राइस मूवमेंट में केवल प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हो, तो उसको हम स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। यार आप मुझे बताइए, आप आईपीएल देख रहे हो, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हो रहा है, और आप ड्रीम 11 नाम की एक ऐप को खोलकर उसमें पैसा लगाते हो कि भैया आज ये वाली टीम के खिलाड़ी सबसे हाई परफॉर्म। आप क्या हेजिंग कर रहे हो वहां पे? क्या इंटेंशन है आपका वहां पे? क्या इंटेंशन है बताइए? कुछ का कहना है सर बहुत एक्साइटमेंट वाला इंटेंशन है हमारा, क्योंकि पैसा लग जाता है तो सर मैच देखने में मजा आता है, पैसा नहीं लगता तो बोले क्या चल रहा पागल जैसे, एक तरफ से दौड़ रहे एक तरफ से बल्ला ले रहे घुमा रहे। लेकिन एक बार जरा 5-10 हजार लगा के देखो, भगवान को भी मनाना शुरू कर दो कि भगवान ये टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, और आपका पैसा पाकिस्तान के जीतने पे लगा, तो आप बोलोगे पाकिस्तान जीत जाए भाड़ में गई इंडिया, ऐसा सोचना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका पैसा लग गया, और जब पैसा लग जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है जीवन में। तो आप ऐसी ऐसी अरदासें, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिस्क को मैनेज नहीं करना, यहाँ आपका प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट के चक्कर में आपको नुकसान ना हो जाए, तो उसको हम स्पेक्युलेशन बोलते हैं बेटा, उसको हेजिंग नहीं बोलते। और हेजिंग कब होती है? जब आपका कोई आइटम, आइटम मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं हेज आइटम। तो हेज, इसको हम क्या बोलते हैं? हेज आइटम। और इसको हम बोलते हैं हेज इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड याद रख लो, ये टर्मिनोलॉजी है। दिस इज कॉल्ड हेज इंस्ट्रूमेंट और दिस इज कॉल्ड हेज आइटम। तो हेज आइटम के लॉस को हेज आइटम के इंस्ट्रूमेंट से प्रॉफिट से सेटअप कर लिया जाए, इसी टेक्निक का नाम है हेजिंग। कि सर जैसे आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ गई तो इधर तो लॉस हो गया, बट टाटा पावर के शेयर बढ़ गए तो इधर का प्रॉफिट हो गया, तो इधर का लॉस इधर के प्रॉफिट से जब सेट हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं हेजिंग। तो ये जो टाटा कंपनी के शेयर में प्राइस का मूवमेंट हुआ, इसको बोलते हैं हेज इंस्ट्रूमेंट। और ये एक प्रकार का डेरिवेटिव्स, जब मैं आपको डेरिवेटिव्स आपको पढ़ाऊंगा तो डेरिवेटिव्स की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, और इसका नाम है हेज आइटम। तो हेज आइटम के लॉस को हेज इंस्ट्रूमेंट के प्रॉफिट से हम लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं। अब सर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, प्रीवियस कभी मैं पढ़ा रहा था, बोले सर आपने यहां पे बोला टाटा कंपनी के पावर की प्राइस बढ़ गई, सर अगर लॉस, अगर प्राइस गिर जाती, टाटा पावर की शेयर की प्राइस गिर जाती, तो भी क्या हमारी रिस्क एलिमिनेट हो जाती? क्या? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, चलिए, तो भी क्या हमारी रिस्क मैनेज हो जाती? अगला क्वेश्चन ये, यस और नो बताना, क्या सर हमारी रिस्क एलिमिनेट होती या नहीं होती? तो सर अगेन लॉजिक से, सर इधर टाटा कंपनी की प्राइस गिर गई तो हमको तो नुकसान हो गया सर, लेकिन बच्चों बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई
उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे जो, क्योंकि टाटा पावर का मतलब कहीं ना कहीं आपका और आपके उस आपकी हेज आइटम और हेज इंस्ट्रूमेंट के बीच में एक कोरिलेशन होना जरूरी है। आने वाले समय में आप कोरिलेशन रेगुलेशन पढ़ेंगे कि सर इसकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो इधर इसकी प्राइस बढ़ रही है, तभी तो टाटा पावर की प्राइस बढ़ रही है, अदरवाइज क्यों बढ़ेगी। तो यहां पर एक कहीं ना कहीं परफेक्ट कोरिलेशन होना चाहिए। तो सर टाटा कंपनी की प्राइस कम हो गई, हम तो लॉन्ग पोजीशन करके आ गए थे, लॉन्ग पोजीशन में प्राइस बढ़ने पर फायदा होता है। अब ये भी ध्यान रखना कि लॉन्ग पोजीशन पर आपको प्राइस बढ़ने पर फायदा होता है, और अगर प्राइस गिर जाती है तो आपको लॉस होता है। तो सर टाटा पावर की प्राइस कम हो गई, टाटा पावर की प्राइस कम होने से लॉस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होगी तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा ध्यान रखिए, हेजिंग का मोटिवेशन कभी भी प्रॉफिट नहीं है। तो हेजिंग इज नॉट द इंटेंशन फॉर मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। हेजिंग कभी भी प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती। अगर आप इस लॉजिक के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड को समझने वाले हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझनी। ये बेस था बेटा, जो मेन क्लास में लेक्चर्स आपको दिए गए हैं या दिए जाएंगे फ्यूचर में, उसमें ये बातें हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसमें सिलेबस की थ्योरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना होता है। मेरा आप लेक्चर देख रहे हैं, जो भी ग्लैम का स्टडी मटेरियल दिया है उसमें मैंने प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया, और यहां मैं आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। अगर कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग प्लस बुक्स का नॉलेज आपके साथ में हो जाएगा, और उसके साथ एक स्किल आपने डेवलप कर ली, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हम अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एमसीक्यू करेंगे। तो आज कुछ बच्चों का अगर ध्यान अच्छे से नहीं रहा है तो पहले वो क्या करके आए, अच्छे से इस लेक्चर को रिवाइज कर कर आए, ताकि मैं आपको पूरा डिटेल क्या करूं समझा सकूं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन कीजिए। यूएससीएमए पार्ट 2 का 8वें नंबर की यूनिट पर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो कल का लेक्चर होगा हम उसमें क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे साथ में करेंगे। और साथ में जो हमारी आईएफआरएस की कॉम्प्लीमेंट्री बैच है उसको भी आज डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। उसमें भी आज हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन को क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। कल मीटिंग आईडी का क्या बोलते हैं दूसरा होगा, तो वो मैं ग्रुप पे डाल